हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड होंगे सोशल स्टडीज़ पे। ठीक है, ये वीडियो जो है वो आपके जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हों या फिर जितने भी आपके टीजीटी या फिर जेबीटी के कमीशन के एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बिल्कुल बेनिफिशियल होगी, फ्रूटफुल रहेगी। इसके अलावा जितने भी आपके और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए ये वीडियो जो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है तांबा, बी है चांदी, सी है टिन, डी है लोहा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका ऑप्शन डी, लोहा। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। आयरन के साथ वो आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे, इन शॉर्ट। यदि हम यहाँ से टिन की बात करें, ठीक है, या फिर ये ऊपर तांबा है, सबसे पहले हम तांबा की बात करते हैं। ये तांबा जो है वो तांबा के बारे में इनका जो एक नॉलेज था वो रहता था। और ये जो था तांबा, इसको वो बलूचिस्तान से जो थे वो आयात करते थे। ठीक है, बलूचिस्तान से। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें ऑप्शन बी की, तो चांदी जो है ये जो थे चांदी को अजमेर से आयात करते थे, अजमेर से। ठीक है, और अफ़गानिस्तान से, दो जगहों से। और टिन की बात करें तो जो टिन है ये बंगाल और ईरान से आयात करते थे, बंगाल और ईरान से ये आयात करते थे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो एक सर्वमान्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक सर्वमान्य काल है, जो इसका टाइम है, वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये इसका टाइम जो है वो सर्वमान्य काल रहता है। विभिन्न जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने अपने भिन्न भिन्न मत इसमें दिए हैं कि इसका जो सर्वमान्य काल है वो इतना है, इतना। लेकिन जो रेडियो कार्बन एक पद्धति है उसके थ्रू हमने जो है वो इसको 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है वो माना है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो रखालदास बनर्जी ने की थी, इतना भी आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी है उत्तर मीमांसा, सी है सांख्य दर्शन, डी है न्याय दर्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सबसे पहले उसको हम टिक आउट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। ठीक है, जो कपिल मुनि ने जिस फिलोसफिक व्यू को जो एक तरह से ओरिजिनेट किया था, प्रतिपादित किया था, तो वो था सांख्य दर्शन। ठीक है, यहाँ से जो मोस्ट फेमस एक फिलोसफी का एस्पेक्ट है ये है न्याय दर्शन। इसकी बात करें तो न्याय के साथ जुड़े रहते हैं गौतम। ठीक, गौतम का नाम जो है वो जुड़ा रहता है, ऋषि गौतम। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें उत्तर मीमांसा की, तो उत्तर मीमांसा की जो एक प्रतिपादित प्रणाली थी, ठीक है, दर्शन शास्त्र की, वो इसकी जो उत्पत्ति थी वो की थी बादरायण ने। ठीक है, बादरायण ने। और पूर्व मीमांसा की बात करें तो पूर्व मीमांसा के जो प्रोपाउंडर थे वो थे जैमिनी। ठीक है, इतना आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से जो था वो सत्यमेव जयते लिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं था? ऑप्शन ए है सूत्र, बी है जातक, सी है विनय, और डी है अभिधम। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है, ये मैं पहले तो बता दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब अंग नहीं है, त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो त्रिपिटक का अंग जो है यहाँ से जातक नहीं होगा। जो जातक है इसमें क्या होता है कि
इसमें वो जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो इसमें जुड़ी रहती हैं, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सब हमें जो है वो जातक में मिलती हैं, और जातक जो है वो सुत्त पिटक में ही रिटन है। अब बाकी यहाँ से हम बात करें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है या फिर अभिधम पिटक है, तो ये जो तीनों हैं वो त्रिपिटक के अंग हैं, ठीक है, अभिन्न अंग हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में आखिर बताया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि बुद्ध के जो धार्मिक विचार और जो उनके जो एक थॉट्स होंगे उनका जो कलेक्शन है, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है इनके थॉट्स का, इनके नियमों का, वो सुत्त पिटक में हमें देखने में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें विनय पिटक में, तो विनय पिटक में बौद्ध दर्शन की जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म के बारे में, वो हमें कहाँ पे बताया गया है? तो वो हमें विनय पिटक में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अभिधम पिटक में, तो अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार, ठीक है, जो फिलोसॉफिक व्यूज़ हैं, ठीक है, जो फिलोसॉफिक व्यूज़ हैं बुद्ध के, वो जो हैं वो अभिधम पिटक में डिस्कस या डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ बनती है, इनको भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर, एक मिनट, हाँ जी यही क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है नालंदा, सी है बेबीलोन, डी है ग्रीस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, बेबीलोन, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन की बात करें तो नालंदा जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला भी यूनिवर्सिटी है, और दोनों जो है वो पुराने या प्राचीन टाइम या हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो दोनों का काफ़ी महत्व रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं वो शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की हुई है। नालंदा जो है वो बिहार में है, ठीक है, और तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। इतना आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना 185 BC में किसने की थी? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है कौटिल्य, सी है अशोक और डी है बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र ने, ठीक है। और ये बेसिकली जो थे वो ब्राह्मण थे, इतना आप भी आपने याद रखना है। और इनके साथ साथ इन्होंने जो 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, इन्होंने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ जो थे वो भी किए थे, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है अनंत वर्मन, बी है नरसिंह प्रथम, तीसरा है कपिलेंद्र और डी है पुरुषोत्तम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, नरसिंह प्रथम, ठीक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? नरसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है बहराम शाह और डी है शेर शाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा कौन सा? सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रथम जो अफगान साम्राज्य था वो कौन सा था? तो वो था बहलोल लोदी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय, तो द्वितीय आपका बनेगा शेर शाह सूरी, ठीक है। और इनके यदि हम शासनकाल की बात करें तो 1540 से 45 तक इन्होंने जो था वो शासन किया था, ठीक है। इतना आपने ध्यान में रखना है। और ये जो थे वो मुग़ल डायनास्टी में आते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो थे मुग़ल डायनास्टी में इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये थे अफ़गान शासक। बहलोल लोदी की हम बात करें तो ये प्रथम अफ़गान साम्राज्य जो था इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम में इनका जो है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शेर शाह सूरी जो थे, इन्होंने गाजी के नाम की जो एक टाइटल था, जो एक उपाधि थी, वो भी इन्होंने धारण की थी, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ इनको जो था वो शेर खां की जो उपाधि थी वो भी मोहम्मद शाह नुहानी द्वारा जो थी वो दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही वार से, तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, ठीक है। इस कारण इनका जो टाइटल था वो शेर खां का दिया गया था। अब इसके बाद यदि हम यहाँ से बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी जो थे वो
लोधी वंश के अंतिम शासक थे। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1527 में जो पानीपत का वॉर हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, तो उस युद्ध में जो था इब्राहिम लोधी की हार होती है, वो उस युद्ध में जो है वो मारे जाते हैं। बहराम शाह की बात करें तो 1240 से 1242 के बीच में इन्होंने जो था वो दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्ताना जो थी, जो कि फर्स्ट फीमेल एक तरह से आप कह सकते हैं जिन्होंने शासन किया था, वो फर्स्ट फीमेल थी, उनको मारा था और फिर उनकी जगह राजगद्दी जो थी वो इन्होंने संभाली थी। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखेंगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, बी है परांतक, सी है कृष्णदेव राय और डी है हरिहर प्रथम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, तो ये जो थे उनको जो था आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये तुलुब वंश के शासक थे। इसके बाद यदि हम बात करें हरिहर प्रथम की, तो ये संगम काल के फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, और इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए आई थिंक काफ़ी होगा। और यहाँ पे विजयनगर जो साम्राज्य था उनकी स्थापना भी इन्होंने की थी। हरिहर बुक्का के जो नेक्स्ट जो रूलर बने वो थे आपके कौन? तो वो थे बुक्का फर्स्ट। ठीक है, जिन्होंने जो संगम वंश था उसको एक्सपेंड किया, तो वो कौन से थे? वो शासक थे आपके बुक्का फर्स्ट। इतना आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिकंदरा, बी है आगरा, सी है औरंगाबाद, डी है जयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ से करेक्ट बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए सिकंदरा। सिकंदरा में जो है वो अकबर का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले जो कारखाना था वो कहाँ पे लगाया था? ऑप्शन ए है सूरत, बी है पुलिकट, सी है कोचीन और डी है कलकत्ता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए सूरत। ठीक है, सूरत में इन्होंने जो था वो अपना फर्स्ट कारखाना जो था वो एस्टेब्लिश किया था इन 1668। ठीक है, 1668 में इन्होंने जो था वो सूरत में अपना पहला कारखाना जो था वो लगाया था। उसके बाद हम बात करें कोचीन की, तो कोचीन को जो था वो पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपना जो था वो कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? ऑप्शन ए है बालाजी बाजीराव, बी है नारायण राव, सी है माधवराव द्वितीय और डी है बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव विल बी द राइट आंसर। अगला है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1911 में जो था वो कलकत्ता से दिल्ली जो थी वो कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो बंगाल डिवीज़न था, जो बंगाल विभाजन था, उसको भी रद्द किया गया था। ठीक है, इसी खुशी में जो था वो दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, और दिल्ली के जो दरबार हॉल थे उनमें से जो महारानी थी उन्होंने ये एक तरह से ऐलान किया था कि अब जो बंगाल विभाजन है वो परसिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसको रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो 1911 में जो था वो कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो था वो कहा जाता था? ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इनको जो था वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको गुरु कहा जाता था। पंजाब केसरी जो था वो लाला लाजपत राय को कहा जाता था, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें महात्मा गांधी की, तो इनको जो था वो नेशन फादर कहा जाता था या फिर इनको बापू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है देशबंधु मौलाना आज़ाद, बी है सीमांत गांधी, सी है भारत का लौह पुरुष, डी है भारत कोकिला। तो तीनों सही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार खान, और ऑप्शन ए देशबंधु ये चित्तरंजन दास को कहा जाता था। यहाँ पे मौलाना आज़ाद ये इन्होंने लिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है कमला त्रिपाठी, सी है अमृत कौर, डी है सरोजनी नायडू। तो आंसर होगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, ठीक है। 1930 में अपने 78 अनुयायियों के साथ जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो एक नमक सत्याग्रह था उसके लिए दांडी यात्रा जो थी वो स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसको समाप्त करने के तुरंत बाद ही उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया था, ठीक है। इतना भी आप याद रखें, 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 को, इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया? ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी है आज़ाद हिंद फौज, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए है नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मौलाना आज़ाद, डी है जतिन दास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट आपका जो राउंड टेबल मीटिंग हुआ था वो हुआ था नवंबर 1930 को, ठीक है। और इस तरह से आप देखते हैं कि 3 राउंड टेबल मीटिंग जो थे वो हुए थे। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें दलितों की तरफ से जो वी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने सिर्फ जो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग था उसी में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी है जे बी कृपलानी, सी है पटाभी सीतारामैया, डी है सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन सी पटाभी सीतारामैया, ठीक है। सी राजगोपालाचारी की बात करें, ठीक है, तो ये जो थे वो स्वतंत्र भारत के आप पहले गवर्नर जनरल इनको मानते हैं। जे बी कृपलानी, ठीक है, तो ये जो थे वो भारत की आज़ादी के टाइम जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और डी जो है इनको ये सरदार पटेल, ठीक है, तो ये जो थे इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी पटाभी सीतारामैया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो होता है वो स्थित होता है आपके मून पे, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए है जब पृथ्वी और सूर्य, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाता है। तो एक साइड आप इस तरह से अर्थ बनाएं, एक साइड आप अर्थ बनाएं और दूसरी साइड आप यहाँ में आप बीच में जो है वो सन को रख लें, ठीक है, और एक साइड मून। तो दोनों के अर्थ और जब मून के बीच में जो है वो सन रहेगा तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ऑप्शन ए है पछुआ पवनें, बी है व्यापारिक पवनें, सी है मानसून पवनें, डी है समुद्री पवनें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो पवनें होती हैं, ठीक है, वो हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो चलती हैं, इतना आप याद रखना। और व्यापारिक ये जो पवनें होती हैं वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही जो है वो एक तरह से ब्लो करती हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर को ही हम क्या कह देते हैं हिंदी में, भूमध्य रेखा कह देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा मेघ। ठीक है, अब कपासी मेघ की यहाँ से बात करें तो ये गुंबद बनाते हैं। ठीक है, ये मेघ जो होते हैं वो गुंबद बनाते हैं। पक्षा मेघ जो है वो हाइट पे पाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रेरीज, बी है लानोज, सी है पंपास और डी है डाउन्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन आपका बी, लानोज जो है वो वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं। डाउन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरीज जो हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, और वो भी ब्राज़ील में। और पंपास की बात करें तो वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और पंपास ये जो हैं ये पाए जाएंगे आपके साउथ अमेरिका में, और कहाँ? ब्राज़ील में। ठीक है, इतना आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो सारे के सारे जो हैं ये सुमेलित हैं। ठीक है, जितने भी हैं, लेकिन आइसोहेलाइन जो है वो बर्फ़ के साथ यहाँ पे इन्होंने मैच किया हुआ है, जबकि ये गलत है, और यही हमारा जो है वो आंसर बनेगा। आइसोहेलाइन जो होता है वो मैप में, ठीक है, मैप में जो है वो जहाँ पे समान एक तरह से इक्वल जो धूप का ड्यूरेशन रहता है उसको मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो ऑप्शन सी, आइसोहेलाइन विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा, ठीक है, वो बन जाएगा कौन सा, वो आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है चीन, सी है भारत, डी है रूस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन बी, इट इज़ अमेरिका इन द वर्ल्ड। और यदि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में जो है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी आपका चीन, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर। इंडिया में बात करें तो उड़ीसा है, ठीक है, तांबे के मामले में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है की ऊंचाई लगभग कितनी है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बनता है 8848 मीटर्स। ठीक है, ये इसकी हाइट है, नेपाल में ये पाया जाता है। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आपने अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।